वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 16 सितंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या लिखना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा न्यूज़ है पीएम आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड आज आया हुआ है, आपने देखा होगा एनालिसिस वाली वीडियो में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये 2016 में, तो ये देख लीजिए ये 2016 में आया। तो इसमें क्या है कि ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया, और ये किस चीज़ के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। तो पहले क्या था कि ये क्या था कि सबके पास घर होना चाहिए, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक इसको कंप्लीट करना था। पर कोविड आया, तो कोविड आने के टाइम पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये मार्च 2024 पे कर दिया गया। तो आज जो न्यूज़ आया है उसमें हम ये देखेंगे कि पेनाल्टीज़ लगाई जा रही हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे नहीं कंप्लीट हो पा रहा है उसके लिए था कि पेनाल्टी क्लॉज लाए गए हैं कि अगर नहीं हो पाता है तो पेनाल्टी लगाई जाएगी, उससे रिलेटेड है। तो इसमें हमें क्या हुआ कि पीएम आवास योजना पढ़ना ज़रूरी हो गया। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज़ टू ऑल रूरल फैमिली। पक्का हाउस यानी कि पक्का घर देना, ठीक है, जो होते हैं आजकल पक्के घर, तो उसको प्रोवाइड करना बेसिक एमिनिटीज़ यानी कि बेसिक सुख सुविधाओं के साथ, ठीक है। और हेल्प रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल से नीचे हैं उनको हेल्प करना भी एक ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिशरीज़ की बात करें तो कौन कौन इससे बेनिफिट होंगे, किनको किनको ये चीज़ें मिल पाएंगी, उसमें SC एंड STs आते हैं, लेबरर आते हैं, फ्री बॉन्डेड, ठीक है, वो आते हैं, नॉन SC STs भी आते हैं, ठीक है, विडो आती हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, रिटायर्ड मेंबर भी आते हैं, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से और पैरामिलिट्री से, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं लिखा पर मैं बता दे रही हूँ, रिटायर मेंबर आर्मी पैरामिलिट्री वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो पीएम आवास अर्बन है उसमें डिसेबल और ये लोग भी हैं। अब देखिए आगे आ जाते हैं, पहला न्यूज़ हमारा कवर कर लिया हमने, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, पीएम आवास योजना, रूरल हमने कर लिया। अब हमें दूसरा करना है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि आज न्यूज़ में आया है, ठीक है। मेक इट 2 years फ्रॉम 1 year। अभी बात क्या चल रही है, आज की न्यूज़ में क्या था कि जो 2 years तक मतलब पहले 1 year तक ही इसका रहता था, ठीक है, DRC के जो मेंबर है 1 year, पर अभी इसको क्या किया जा रहा है, 2 years करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। तो ओरिजिन इसका क्या है, 17 जो DRSCs है वो सेटअप किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा 1993 में, ठीक है। 2004 में 7 और सेटअप हुए और ये इंक्रीज़ हो गया 17 से 24। तो अभी 24 स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, 8 राज्यसभा के लिए और 16 लोकसभा के लिए, ठीक है। जो मिनिस्टर हैं वो एलिजिबल नहीं है नॉमिनेट करने के लिए एज मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड, मतलब उनको नॉमिनेट करने के लिए नहीं एलिजिबल है। टेन्योर क्या है, 1 years, जब ये आया उसका टेन्योर 1 year है, पर अभी कहा जा रहा है 2 साल करने के लिए। रोल क्या है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एड और असिस्ट करना लेजिस्लेचर को, तो ये इस टाइप की ड्यूटीज़ और ये सब रहती है स्टैंडिंग कमेटी की। आगे आ जाते हैं पार्लियामेंट्री। अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी आया था तो मैंने सोचा कि हम लोग वो भी देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। अब देखिए कहाँ से आया स्टैंडिंग कमेटी, ये भी जानना ज़रूरी है, करेक्ट। अब देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे तो क्या है, विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन, टेन्योर एंड फंक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी। तो हमने आज स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ा जो कि परमानेंट होती है और कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे रहती है, पर एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ जो आर्टिकल हमें आज पढ़ना है वो है क्लाइमेट एक्शन, और जो पेपर GS पेपर 3 है उससे रिलेटेड है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म GS पेपर 2 में भी पूछता है पॉलिटी के गवर्नेंस के उसमें। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड हम जान लेते हैं। इसमें क्या है, सेंटर एंड स्टेट शेयर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप।
तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है वहाँ सेंटर और स्टेट दोनों एक हॉरिजेंटल रिलेशनशिप शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। कोऑपरेट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, अगर देखें स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो उसमें क्या क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट सेपरेशन ऑफ पावर हुआ शेड्यूल 7, तो उसमें भी एक दूसरे से वो क्या कहती हैं, कोऑपरेट करती हैं कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो। आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन वो भी इस चीज़ को दिखाता है, और कोलिशन गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड आता है। अब फाइनेंशियल से रिलेटेड देखें तो जीएसटी काउंसिल, और अदर्स में देखें नीति आयोग है, और सबका साथ सबका विकास ये भी इसके अंडर में आएगा। अब हमारा एक देखा होगा आपने पेज नंबर फर्स्ट पे भी था, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे भी था, और पेज नंबर आई थिंक 12 पे भी था कि ब्रेकफास्ट स्कीम जो आई है तमिलनाडु की, तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय। तमिलनाडु ब्रेकफास्ट स्कीम से रिलेटेड हमें पढ़ना है, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम है ये, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। अब इसमें क्या बात की जा रही है, जो स्टूडेंट है क्लास 1 to 5 गवर्नमेंट स्कूलों के, वो इसके बेनिफिशरीज होंगे, मतलब इसके अंडर उनको बेनिफिट्स होगा, वो आएंगे ब्रेकफास्ट स्कीम में, जो 1 से लेके 5 यानी कि 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे। प्रोग्राम फोकस, अब देखिए एक पेज पे ये भी मेंशन था टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे, और जो नेक्स्ट वाला पेज था उस पर भी, कि जो स्टालिन जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला एम के स्टालिन कि ये किसी भी टाइप का फ्रीबी नहीं है, ये किसी भी टाइप का फ्रीबी नहीं है, ये एक ड्यूटी है, ठीक है, एक फोरमोस्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, प्रोवाइड करना ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन और फीड करना जो स्टूडेंट्स हैं उनको, चिल्ड्रन हैं उनको, ठीक है। प्रोग्राम ये जो है वो फोकस किस चीज़ पे कर रहा है, एनीमिया। अब देखिए तमिलनाडु में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या चीज़ को लेके है, एनीमिया को लेके, तो एनीमिया मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है तमिलनाडु को, उसको भी, और अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है उसके द्वारा हमें ये पता चला है एनीमिया की मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, और मोस्टली ये वुमेन एंड चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, तो जो उसको भी ये डील करेगा, ठीक है, उससे भी ये निकलने पे मदद करेगा बच्चों के लिए। स्कूल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर के लिए भी है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा हमारा न्यूज़ ये हो जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, आज आया हुआ है, देखा आपने रशिया की बात की गई, चाइना की बात की गई उसमें, और इंडिया का भी उसमें पर्सपेक्टिव रखा गया आज जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल था उसमें। तो अब इसमें देखिए रशिया ने होस्ट किया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टोक में, कब से, सितंबर 5 से लेकर 8 तक उसने किया था, ठीक है। 4 दिन का ये फोरम प्लेटफॉर्म था किस चीज़ के लिए, इंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो एक्सपेंड कर सकें अपने बिजनेस को रशिया के फार ईस्ट में, RFE का मतलब रशिया फार ईस्ट में वो एक्सपेंशन कर सकें। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो इस्टेब्लिश हुआ 2015 में, इनकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो रशियन फार ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे, इकोनॉमिक पोटेंशियल, एक सूटेबल बिजनेस और कंडीशन है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। एग्रीमेंट जो हुआ है, एग्रीमेंट किस चीज़ पे फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट पे फोकस करता है, मिनरल एक्सकवेशन पे फोकस करता है, कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इस पे फोकस करता है। एम क्या है, एम है कनेक्ट करना फार ईस्ट को एशिया के साथ। तो एम क्या है, कनेक्ट करना फार ईस्ट को एशिया पैसिफिक रीजन के साथ, ठीक है। तो इसका एम जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम या रशिया फार ईस्ट पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है, कनेक्ट करना ईस्ट को एशिया पैसिफिक के साथ, और इंक्रीज़ कर देना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना का कैसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो इसमें देखा गया है, बिगेस्ट इन्वेस्टर है चाइना इस रीजन में, मोर देन 90% टोटल इन्वेस्टमेंट देखी गई है चाइना की यहाँ पे, और चाइना एक पोटेंशियल भी देख रहा है यहाँ पे
प्रमोट करने के लिए जो चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI स्कीम जो इसका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी चाइना देख रही है प्रमोट कर सकती है इस रीजन पे, तो इसलिए भी वो एक बिगेस्ट इन्वेस्टर है यहाँ पे। और पोलर सी रूट में भी, ठीक है, जो कि रशिया फार ईस्ट में भी वो इस चीज़ को देख रही है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है, इसलिए भी चाइना इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया है ये, क्योंकि ये गेटवे हो जाता है एशिया के लिए, ठीक है, गेटवे इनटू एशिया है ये, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज़ देखने को मिल रही है। कौन कौन सी सिटीज़, लाइक व्लादिवोस्टोक, क्या है, खबरोस्क, प्रोनाउंसिएशन आप सही कर लीजिएगा, वुलनवुडे, चीता, ठीक है। तो ये चीज़, तो हमारी किस तरीके से चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट निकल के आई और हमने देखी, तो ये चीज़ें हमारी सारी चीज़ें थी जो आज हमें शॉर्ट नोट में अपने कवर करना था। तो आपको शॉर्ट नोट पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।